हेलो स्टूडेंट्स, ये एनसीईआरटी कक्षा 8 की दूसरा अध्याय है। इसका नाम है व्यापार से साम्राज्य तक कंपनी की सत्ता स्थापित होती है। तो स्टूडेंट, आज हम कक्षा 8 की एनसीईआरटी पढ़ने वाले हैं, जो कि मॉडर्न हिस्ट्री में बहुत इम्पोर्टेंट कक्षा 8 की जो एनसीईआरटी है उसको माना जाता है। और कक्षा जो 12 का है, यानी 12वीं कक्षा का जो उसको। तो आज हम मॉडर्न हिस्ट्री में कक्षा 8 का एनसीईआरटी स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। तो इसमें सबसे पहले जानेंगे, पढ़ेंगे स्टूडेंट की जो मुग़ल साम्राज्य था उसका पतन कैसे हुआ। ठीक है, पतन होने के बाद कितने फिर क्षेत्रीय राज आए। फिर उसके बाद व्यापार से पहले व्यापार करने के लिए जो कंपनी आई वो साम्राज्य तक हो गया। राजनीतिक में हस्तक्षेप करने लगा, कैसे क्या हुआ उसके बारे में आज इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट चलिए स्टार्ट करते हैं। मुग़ल बादशाहों में औरंगजेब आखिरी शक्तिशाली बादशाह थे। जो मुग़ल साम्राज्य था, मुग़ल एम्पायर, उसका जो सबसे आखिरी जो शक्तिशाली बादशाह बचा उसका वो औरंगजेब ही था। उन्होंने वर्तमान भारत के एक बहुत बड़े हिस्से पर नियंत्रण स्थापित कर लिया था। 1707 में उनकी मृत्यु के बाद बहुत सारे मुग़ल सूबेदार और बड़े बड़े जमींदार अपनी ताकत दिखाने लगे थे। उन्होंने अपनी क्षेत्रीय रियासतों कायम कर ली थी। जैसे जैसे विभिन्न भागों में ताकतवर क्षेत्रीय रियासतों सामने आने लगी, दिल्ली अधिक दिनों तक प्रभावी केंद्र के रूप में नहीं रह सकी। स्टूडेंट्स, का मतलब यह है कि जब मुग़ल साम्राज्य का पतन होने लगा तो जो मुग़ल का कब्र था उसके ऊपर कई अनेक क्षेत्रीय राज्य की स्थापना होने लगी। कई अनेक शक्तियाँ उभर के सामने आई, जैसे उसको हम डिटेल्स में अगर जानते हैं तो उत्तराधिकारी राज, विद्रोही राज, ऐसे बहुत सारे राज आने लगे, जिसमें कि बंगाल, अवध, बहुत सारे ऐसे हैं। तो आगे है 18वीं सदी के उत्तरार्ध तक राजनीतिक क्षितिज पर अंग्रेजों के रूप में एक नई ताकत उभरने लगी। क्या आप जानते हैं कि अंग्रेज पहले पहले एक छोटी सी व्यापारिक कंपनी के रूप में भारत आए थे और यहाँ के इलाकों पर कब्जे में उनकी ज़्यादा दिलचस्पी नहीं थी। तो फिर ऐसा कैसे हुआ कि एक दिन वे इस विशाल साम्राज्य के स्वामी बन बैठे। इस अध्याय में आप देखेंगे कि यह कैसे हुआ। इसमें पहला है पूर्व में ईस्ट इंडिया कंपनी का आना। जो 1600 ईस्वी में जो ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आए थे, जो उस समय एक व्यापारिक कंपनी के रूप में आए थे, तो उसके बाद एक राजनीतिक हस्तक्षेप किया, साम्राज्य तक पहुंच गया, अपना एक स्थायित्व जमा लिया यहाँ पे भारत में। तो वही है पूर्व में ईस्ट इंडिया कंपनी का आना। सन 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम से चार्टर अर्थात इजाज़तनामा हासिल कर लिया, जिससे कंपनी को पूर्व से व्यापार करने का एक अधिकार मिल गया। इस इजाज़तनामे का मतलब यह था कि इंग्लैंड की कोई और व्यापारिक कंपनी इस इलाके में ईस्ट इंडिया कंपनी से होड़ नहीं कर सकती थी। मतलब इसका मतलब एक है कि जो ब्रिटेन के जो महारानी थी, जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री महारानी जो थी, उनसे एक जो है इजाज़तनामा, यानी एक जो इसको हम ये कह सकते हैं कि इजाज़त ले लिए हम कि हम भारत में जाकर के कंपनी खोलना चाह रहे हैं, ये सब करना। आगे है इस चार्टर के सहारे कंपनी समुद्र पार जाकर नए इलाकों को खंगाल सकती थी। वहाँ से सस्ती कीमत पर चीज़ें खरीदकर उन्हें यूरोप में ऊंची कीमत पर बेच सकती थी। कंपनी को दूसरी अंग्रेज व्यापारिक कंपनियों से प्रतिस्पर्धा का कोई भय नहीं था। उस जमाने में वाणिज्यिक कंपनियां मोटे तौर पर प्रतिस्पर्धा से बचकर ही मुनाफा कमा सकती थी। अगर कोई प्रतिस्पर्धी ना हो तभी वे सस्ती चीज़ें खरीदकर उन्हें ज़्यादा कीमत पर बेच सकती थी। इसका है जो कि मतलब जो इंग्लैंड की कंपनियां थी उसको कोई और चीज़ से डर नहीं था। कोई मतलब जो होता है ना कि मेरा प्रतिद्वंदी कौन है, उनको कोई प्रतिस्पर्धा करने वाला उस टाइम था भी नहीं और उसको इस चीज़ से डर भी नहीं था। तो उस ज़माने में जो वाणिज्यिक कंपनी था मोटे तौर पर प्रतिस्पर्धा से बचकर ही मुनाफा कमा सकती थी। उस टाइम जो वाणिज्यिक कंपनियां बहुत ही इंपॉर्टेंट वाणिज्यिक कंपनियां था, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपनियां था ये।
लेकिन यह शाही दस्तावेज दूसरी यूरोपीय ताकतों को पूर्व के बाज़ारों में आने से नहीं रोक सकता था। जब तक इंग्लैंड के जहाज़ अफ्रीका के पश्चिमी तट, अफ्रीका कहाँ सबसे पहले कहाँ था? अफ्रीका के पश्चिमी तट पे, पश्चिमी तट होते हुए केप ऑफ गुड एक जगह है जो कि नीचे में पड़ते हैं। जो भारत का आप मैप देखेंगे वर्ल्ड मैप में, तो ये जो यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको केप ऑफ गुड मिलेगा। यहाँ पे यहाँ के आसपास आपको केप ऑफ गुड मिलेगा। पश्चिमी तट से होते हुए केप ऑफ गुड को चक्कर लगाकर हिंद महासागर पार करते हुए पुर्तगालियों ने भारत के पश्चिमी तट पर अपनी उपस्थिति दर्ज करा दी। सबसे पहले कहाँ आया था? पश्चिमी तट पे। ये भारत का पश्चिमी तट है। पश्चिमी तट पे अपना जो है उपस्थिति दर्ज करा दी। वो गोवा में अपना ठिकाना बना चुके थे। पुर्तगाल के खोजी यात्रा वास्को डिगामा ने ही 1498 में पहली बार भारत तक पहुंचने के इस समुद्री मार्ग का पता लगाया था। 17वीं सदी की शुरुआत तक डच भी हिंद महासागर में व्यापार की संभावनाएं तलाशने लगे थे। जब यह ईस्ट इंडिया कंपनी जब आए थे तो उस समय इसको कोई प्रतिस्पर्धा नहीं था, लेकिन जो है 17वीं शताब्दी के आसपास डच कंपनी भारत में आने लगे थे। कुछ ही समय बाद फ्रांसीसी व्यापारी भी सामने आ गए। फ्रांसीसी भी आ गए। अब तो दो प्रतिद्वंदी आ गए ब्रिटेन की। अब यहाँ से जो स्टार्ट होता है इसका जो रवैया, यहाँ से अब उसका थोड़ा सा जो ब्रिटेन का रवैया था, जो ईस्ट इंडिया कंपनी का रवैया था, वो थोड़ा सा चेंज हो जाता है यहाँ पे। तो देखते हैं आगे क्या होता है। समस्या यह थी कि सारी कंपनियाँ एक जैसी चीज़ें ही खरीदना चाहती थी। मतलब जो ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटेन की कंपनी, डच, फ्रांस जो भी थी, सारे क्या खरीदना, एक ही सामान खरीदना चाहती थी। मसाला में था इलायची, लौंग, फिर उसके बाद था हाथी का दांत। ऐसा चीज तीनों जो कंपनी था एक ही सामान खरीदना चाहते थे। ऐसा नहीं था कि अलग अलग। सूती कपड़ा था, रेशम था, काली मिर्च था, दालचीनी था, ऐसा ये जो मटेरियल था तीनों कंपनी का सेम डिमांड था, सेम। यूरोप में बाज़ारों में भारत के बने बारीक सूती कपड़े और रेशम की ज़बरदस्त मांग थी। इनके अलावा काली मिर्च, लौंग, इलायची और दालचीनी की भी ज़बरदस्त मांग रही थी। यूरोपीय कंपनी के बीच इस बढ़ती प्रतिस्पर्धा से भारतीय बाज़ारों में इन चीज़ों की कीमत बढ़ने लगी और उनसे मिलने वाला मुनाफा गिरने लगा। फिर देखो क्या हुआ, जब कोई भी चीज़ का जब डिमांड बढ़ जाता है तो उस अनुसार सप्लाई भी होना चाहिए। अगर सप्लाई मेरा है ही नहीं और मेरा डिमांड बढ़ रहा है तो फिर क्या होगा? तो यही हो सकता है ना कि जब ये जितने सारी यूरोपीय कंपनी के बीच मतलब प्रतिस्पर्धा हुई तो भारत के बाज़ार में क्या हुआ कि इसकी कीमत घट गई और डिमांड बढ़ गया, कीमत घट गया और सप्लाई भी घट गया। तो फिर ये सब सारे प्रॉब्लम उस टाइम होने लगे। उनसे मिलने वाला मुनाफा गिरने लगा। अब इन व्यापारिक कंपनियों के फलने फूलने का यही एक रास्ता था कि वे अपनी प्रतिस्पर्धी कंपनियों को ख़त्म कर दे। लिहाजा बाज़ारों पर कब्जे की इस होड़ ने व्यापारिक कंपनियों के बीच लड़ाइयों की शुरुआत कर दी। 17वीं और 18वीं सदी में जब भी मौका मिलता कोई सी एक कंपनी किसी दूसरे कंपनी के जहाज डुबो देते थे। तब जो प्रतिद्वंदी जितने था इनका, डच, फ्रांस, क्या होता था एक दूसरे की जब भी मौका मिलता था समुद्र में उसकी भरे सामान से बाहर से सामान जो भी व्यापारिक सामान था वो खरीद करके यूरोप जा रहे थे, उसी दौरान उस जहाज़ को डुबो दिया जाता था। रास्ते में रुकावटें खड़ी करने लगी। माल से लद जहाज़ों का सब जितना भी जो भी जहाज़ था उसको डुबो देता था। हथियार की मदद से मतलब ये सब किसकी मदद से हो रहा था? हथियार की मदद से। और व्यापारिक चौकियों को किलेबंदी के जरिए सुरक्षित रखा जाता था। अपनी बस्तियों को किलेबंदी करने और व्यापार में मुनाफा कमाने की इन कोशिशों के कारण स्थानीय शासनों से भी टकराव होने लगे। इस प्रकार व्यापार
और राजनीति को एक दूसरे से अलग रखना कंपनी के लिए मुश्किल होता जा रहा था। आइए देखते हैं कि यह कैसे हुआ। तो ऑब्वियसली ये बात तो आएगी ही, कोई भी कंपनियां हैं तो उसको स्वतंत्र व्यवहार करने के लिए मिला, उसका प्रतिद्वंदी आने लगा तो उसमें जो है मारपीट करने लगे, एक दूसरे से टकराहट करने लगे, एक दूसरे का जहाज़ डुबोने लगे। तो फिर उसको कहीं ना कहीं वहाँ से राजनीति की ओर प्रेरणा मिला कि राजनीति की ओर हम जा सकते हैं। तो देखिए आगे क्या है इसमें। ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल में व्यापार शुरू करती है। ईस्ट इंडिया कंपनी सबसे पहले बंगाल में व्यापार शुरू करती है। और ये जो फ्रांसीसी कंपनी जो थी सबसे पहले मद्रास में अपना व्यापार स्थापित किया था। और ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी ये बंगाल में, एक ऐसा यूपीएससी मेंस में ऑप्शनल के पेपर में, या हाँ ऑप्शनल के पेपर में ऐसा क्वेश्चन भी आ चुका था। क्या ऐसा एक क्वेश्चन था कि क्या फ्रेंच कंपनी ने मद्रास को अपना आधार बनाकर गलती की थी और ब्रिटिश कंपनी को सफलता बंगाल के कारण मिली थी। एक ऐसा क्वेश्चन भी मिलता है। तो स्टूडेंट थोड़ा ये टॉपिक थोड़ा ज़रूरी है और इम्पोर्टेंट है, तो इस पर थोड़ा आप लोग ध्यान दीजिए। पहली इंग्लिश फैक्ट्री 1651 में हुगली नदी के किनारे शुरू हुई। कंपनी के व्यापारी यहीं से अपना काम चलाते थे। इन व्यापारियों को उस जमाने में फैक्टर कहा जाता था। इस फैक्ट्री में वेयर हाउस था जहां निर्यात होने वाली चीज़ों को जमा किया जाता था। यहीं पर उसके दफ्तर थे जिनमें कंपनी के अफसर बैठते थे। जैसे जैसे व्यापार फैला, कंपनी ने सौदागरों और व्यापारियों को फैक्ट्री के आसपास आकर बसने के लिए प्रेरित किया। 1696 तक कंपनी ने इस आबादी के चारों तरफ एक किला बनाना शुरू कर दिया था। 2 साल बाद उसने मुगल अफसरों को रिश्वत देकर 3 गांव की जमींदारी भी खरीदी। इनमें से एक गांव कालिकाता था जो बाद में कलकत्ता बना। अब इसे कोलकाता कहा जाता है। कंपनी ने मुगल सम्राट औरंगजेब को इस बात के लिए भी तैयार कर लिया था कि वह कंपनी को बिना शुल्क याद रखिएगा, बिना शुल्क चुकाए व्यापार करने का फरमान जारी कर दे। कोई शुल्क नहीं होगा, इसका आयात निर्यात पे कोई शुल्क नहीं। कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा रियायतें हासिल करने और पहले से मौजूद अधिकारों का ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठाने में लगी हुई थी। उदाहरण के लिए औरंगजेब के फरमान से केवल कंपनी को ही शुल्क मुक्त व्यापार का अधिकार मिला। कंपनी को जो अफसर निजी तौर पर व्यापार चलाते उन्हें भी यह छूट नहीं थी, लेकिन उन्होंने भी शुल्क चुकाने से इनकार कर दिया। इससे बंगाल में राजस्व वसूली बहुत कम हो गई। ऐसे में भला बंगाल के नवाब मुर्शिद कुली खां विरोध क्यों ना करते। ऐसा हुआ था, ये जो ब्रिटिश थे, जो औरंगजेब से इस बात के लिए मना लिया था कि हम जो व्यापार करेंगे उसका हम कोई शुल्क नहीं देंगे, बिना शुल्क हम व्यापार करेंगे। तो चलो भाई बिना शुल्क व्यापार करोगे तो कंपनियां जो है वो बिना शुल्क की व्यापार करने लगी। तो कंपनियां के साथ साथ जो उसका अफसर था वो भी अपना व्यापार स्टार्ट कर दिया। साइड से चोरी छुपके जो व्यापार करते थे वो भी अपना व्यापार करने लगे। और जो कंपनियां का जो सामान जाता था, जो भी निर्यात होता था, आयात होता था, उसी के साथ में अपना भी सामान को भेजने लगा। तो क्या हुआ, जो भी मेरा कर था बंगाल का साथ साथ जो भी कर लगाया हुआ था आयात निर्यात पे, वो तो उस अफसर का बचने लगा, क्योंकि वो जो ब्रिटिश के साथ जो कंपनियां थी उसके साथ अपना सामान को भेज दिया जाता था। इस बात से जो हुआ था कि बंगाल के राजस्व में भारी घटा हुआ। तो जो वहाँ का जो शासक था मुर्शिद कुली खां, मतलब उनको संतोषजनक लगा, तो वो जो है विरोध करना चाहे। देखिए आगे क्या होता है स्टूडेंट। व्यापार से युद्धों तक। अब देखिए, व्यापार, फिर युद्ध, पहले व्यापारिक कंपनी था, फिर राजनीतिक में हस्तक्षेप किया, उसके बाद युद्ध लड़ा, उसके बाद छोटे छोटे राज्यों का अपने अंदर विलय किया। वो सब आपको इसमें देखने के लिए मिल जाएगा।
18वीं सदी की शुरुआत में कंपनी और बंगाल के नवाबों का टकराव काफ़ी बढ़ गया था। 18वीं सदी की शुरुआत में कंपनी और बंगाल के नवाबों का टकराव काफ़ी बढ़ गया था। औरंगजेब की मृत्यु के बाद बंगाल के नवाब अपनी ताकत दिखाने लगे थे। उस समय दूसरी क्षेत्रीय ताकतों की स्थिति भी ऐसी ही थी। मुर्शिद कुली खां के बाद अलीवर्दी खां और उसके बाद सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब बने। ये सभी शक्तिशाली शासक थे। उन्होंने कंपनी को रियासतें देने से मना कर दिया, व्यापार का अधिकार देने के बदले कंपनी की नजराने मांगे, उसे सिक्के ढालने का अधिकार नहीं दिया और उसकी किलेबंदी को बढ़ाने से रोक दिया। बंगाल का नवाब कंपनी पर धोखाधड़ी का आरोप लगते हुए उन्होंने दलील दी कि उसकी वजह से बंगाल सरकार की राजस्व वसूली कम होती जा रही है और नवाबों की ताकत कमज़ोर पड़ रही है। कंपनी टैक्स चुकाने को तैयार नहीं थी। उसके अफसरों के अपमानजनक चिट्ठियां लिखी और नवाबों व उनके अधिकारियों को अपमानित करने का प्रयास किया। कंपनी का कहना था कि स्थानीय अधिकारियों की बेतुकी मांगे से कंपनी का व्यापार तबाह हो रहा है। व्यापार तभी फल फूल सकता है जब सरकार शुल्क हटा ले। कंपनी को इस बात का भी यकीन था कि अपना व्यापार फैलाने के लिए उसे अपनी आबादी बढ़ानी होगी, गांव खरीदने होंगे और किलों का पुनर्निर्माण करना होगा। ये टकराव दिनों दिन गंभीर होते गए। अंततः इन टकरावों की परिणति प्लासी के प्रसिद्ध युद्ध के रूप में हुई। 1756 में अलीवर्दी खान की मृत्यु के बाद सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब बने। कंपनी को सिराजुद्दौला की ताकत से काफ़ी भय था। सिराजुद्दौला की जगह कंपनी का एक ऐसा कठपुतली नवाब चाहती थी जो उसे व्यापारिक रियासतें और अन्य सुविधाएं आसानी से देने में आनाकानी ना करे। जो रियासतें थे ये सब तो मना कर दिए थे, जो भी अलीवर्दी खां था और जो भी सिराजुद्दौला था, वो जो था ये रियासतें देना कंपनी को बंद कर दिया। तो इसको प्रॉब्लम होने लगा। तो कंपनी का सोच था कि जो मेरे अनुसार चले, मतलब कठपुतली नवाब, तो उसका सोच ये था कि मैं कठपुतली नवाब हम बैठा दे बंगाल की गद्दी पे, जो कि हमको व्यापार करने में या जो वहाँ का धन लेने में हमको कोई कठिनाई ना हो, जो उस व्यापारिक रियासतें और अन्य सुविधाओं आसानी से देने में आनाकानी ना करे। कंपनी ने प्रयास किया कि सिराजुद्दौला के प्रतिद्वंदियों में से किसी को नवाब बना दिया जाए। कंपनी को कामयाबी नहीं मिली। जवाब में सिराजुद्दौला ने हुक्म दिया कि कंपनी उनके राज्य के राजनीतिक मामले में टांग अड़ाना बंद कर दे, किलेबंदी रोके और बाकायदा राजस्व चुकाए। अब जब दोनों पक्ष पीछे हटने को तैयार नहीं हुए तो अपने 30,000 सिपाहियों के साथ नवाब ने कासिम बाजार में स्थित इंग्लिश फैक्ट्री पर हमला बोल दिया। नवाब की फौजों ने कंपनी के अफसरों को गिरफ्तार कर लिया, गोदाम पर ताला डाल दिया। अंग्रेजों के हथियार छीन लिए गए और अंग्रेजी जहाज़ों को घेरे में ले लिया। इसके बाद नवाब ने कंपनी के कलकत्ता स्थित किले पर कब्जे के लिए उधर का रुख किया। कलकत्ता के हाथ से निकल जाने की खबर सुनने पर मद्रास में तैनात कंपनी के अफसरों ने भी रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में सेनाओं को रवाना कर दिया। ये रॉबर्ट क्लाइव जो है एक वायसराय था। स्टूडेंट, जब यहाँ पे इंग्लिश फैक्ट्री के पास जब 30,000 सिपाहियों के साथ बंगाल के नवाब और ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ जब टकराव हुआ, तो फिर जो मद्रास में जो सेना थी कंपनियों का रॉबर्ट क्लाइव के अंदर नेतृत्व में, उसको भी यहाँ बंगाल में भेज दिया गया। आगे है, इस सेना को नौसैनिक बेड़े की मदद भी मिल रही थी। इसके बाद नवाब के साथ लंबे समय तक सौदेबाजी चली। आखिरकार 1797 में रॉबर्ट क्लाइव ने प्लासी के मैदान में सिराजुद्दौला के खिलाफ कंपनी की सेना का नेतृत्व किया। नवाब सिराजुद्दौला की हार का एक बड़ा कारण उनके सेनापतियों में से एक सेनापति मीर जाफर की कारगुजारियां भी थी। मीर जाफर की टुकड़ियों ने इस युद्ध में हिस्सा नहीं लिया। रॉबर्ट क्लाइव ने यह कहकर उसे अपने साथ मिला लिया था कि सिराजुद्दौला को हटाकर मीर जाफर को नवाब बना दिया जाएगा। यहाँ पे जो सिराजुद्दौला था उसके साथ उसके अपनी सेनापति ही एक बहुत बड़ा धोखाधड़ी किया। एक ब्रिटिश के साथ मिल गया। ब्रिटिश उसे प्रलोभन दिया कि सिराजुद्दौला को हटा करके तुमको हम नवाब बनाएंगे मीर जाफर को। तो मीर जाफर इस बात से मान करके उस युद्ध में
युद्ध में गया, मेन पॉइंट तक गया। जब सिराजुद्दौला ने आदेश दिया कि फायर करो, तो वो अपना सेना को पीछे कर दिया और लालचंद जो भी थे, उस मदन मोहन उनके साथ आगे बढ़ा। आगे बढ़ के वो फायर किया, और जो मेन सेना थी मीर जाफर के साथ, जो क्योंकि वो मेन सेनापति ही थे, जब सेनापति ही आगे नहीं गया तो सैनिक क्या कर सकता है, तो वो जो है अपना सेना को पीछे ही रोक लिया। आगे है स्टूडेंट, प्लासी की जंग इसलिए महत्वपूर्ण मानी जाती है क्योंकि भारत में यह कंपनी की पहली बड़ी जीत था। प्लासी की जंग के बाद सिराजुद्दौला को मार दिया गया और मीर जाफर नवाब बना। कंपनी अभी भी शासन की जिम्मेदारी संभालने को तैयार नहीं थी। उसका मूल उद्देश्य तो व्यापार को फैलाना था। अगर यह काम स्थानीय शासकों की मदद से बिना लड़ाई लड़े ही किया जा सकता था तो किसी राज्य को सीधे अपने कब्जे में लेने की जरूरत क्या थी। जल्दी ही कंपनी को एहसास होने लगा कि यह रास्ता भी आसान नहीं है। कठपुतली नवाब भी हमेशा कंपनी के इशारों पर नहीं चलते थे। आखिरकार उन्हें भी तो अपनी प्रजा की नज़र में सम्मान पाना है, सम्मान और संप्रभुता का दिखावा करना पड़ता था। तो फिर कंपनी क्या करती थी? मीर जाफर ने कंपनी का विरोध किया तो कंपनी ने उसे हटाकर मीर कासिम को बना दिया, जो उसका दामाद था। जब मीर कासिम परेशान करने लगा तो बक्सर की लड़ाई 1764 में उसको भी हराना पड़ा। उसे बंगाल से बाहर कर दिया गया और मीर जाफर को दोबारा नवाब बनाया गया। अब नवाब को हर महीने 5 लाख रुपये कंपनी को चुकाने थे। कंपनी अपने सैनिक खर्चों से निपटने, व्यापारिक ज़रूरतों तथा अन्य खर्चों को पूरा करने के लिए और पैसा चाहती थी। कंपनी और ज़्यादा इलाके तथा और ज़्यादा कमाई चाहती थी। 1765 में जब मीर जाफर की मृत्यु हुई तब कंपनी के इरादे बदल चुके थे। कठपुतली नवाबों के साथ अपने खराब अनुभवों को देखते हुए क्लाइव ने ऐलान किया कि अब हमें खुद ही नवाब बनाना पड़ेगा। आखिरकार 1765 में मुगल सम्राट ने कंपनी को ही बंगाल प्रांत का दीवान नियुक्त कर दिया। दीवान मिलने के कारण कंपनी को बंगाल के विशाल राजस्व संसाधनों पर नियंत्रण मिल गया। इस तरह कंपनी की एक पुरानी समस्या हल हो गई। 18वीं सदी की शुरुआत से ही भारत के साथ उसका व्यापार बढ़ता जा रहा था, लेकिन उसे भारत में ज़्यादातर चीज़ें ब्रिटेन से लाए गए सोने और चांदी के बदले में खरीदनी पड़ती थी। इसकी वजह ये थी कि उस समय ब्रिटेन के पास भारत में बेचने के लिए कोई चीज़ नहीं थी। प्लासी की जंग के बाद ब्रिटेन से सोने की निकासी कम होने लगी और बंगाल की दीवानी मिलने के बाद तो ब्रिटेन से सोना लाने की जरूरत ही नहीं रही। अब भारत से होने वाली आमदनी के सहारे ही कंपनी अपने खर्च चला सकती थी। यानी बंगाल के रुपया से ही अपना व्यापार चलने लगा। भारत के रुपया से ही भारत में सामान लाते थे और बेचते थे और प्रॉफिट कमाने लगे थे। इस कमाई से कंपनी भारत में सूती और रेशमी कपड़ा खरीद सकती थी, अपनी फौजों को संभाल सकती थी और कलकत्ते के किले और दफ्तरों के निर्माण की लागत उठा सकती थी। कंपनी के अफसर नवाब बन बैठे। अगला है मेन टॉपिक, कंपनी के अफसर नवाब बन बैठे। नवाब बनने का क्या मतलब था? इसका एक मतलब तो यही था कि कंपनी के पास अब सत्ता और ताकत थी, लेकिन इसके कुछ और फायदे भी थे। कंपनी का हर कर्मचारी नवाबों की तरह जीने के ख्वाब देखने लगा था। प्लासी के युद्ध के बाद बंगाल के असली नवाबों को इस बात के लिए बाध्य कर दिया कि वे कंपनी के अफसरों को निजी तोहफे के तौर पर जमीन और बहुत सारा पैसा दे। खुद रॉबर्ट क्लाइव ने ही भारत के बेहिसाब दौलत जमा कर ली थी। 1743 में जब वह इंग्लैंड से मद्रास आया था तो उसकी उम्र 18 साल थी। 1767 में जब वह 2 बार गवर्नर बनने के बाद हमेशा के लिए भारत से रवाना हुआ तो यहाँ उसकी दौलत 4,11,002 पाउंड के बराबर थी। दिलचस्प बात यह है कि गवर्नर के अपने दूसरे कार्यकाल में उसे कंपनी के भीतर फैले भ्रष्टाचार को खत्म करने का काम सौंपा गया था, लेकिन 1772 में ब्रिटिश संसद में उसे खुद भ्रष्टाचार के आरोपों पर अपनी सफाई देनी पड़ी। सरकार को उसकी अंकित संपत्ति के स्रोत संदेहास्पद लग रहे थे। उसे भ्रष्टाचार आरोप से
बरी तो कर दिया गया, लेकिन 1774 में उसने आत्महत्या कर ली। कंपनी के सभी अफसर क्लाइव की तरह दौलत इकट्ठा नहीं कर पाए। बहुत सारी बीमारियों और लड़ाइयों के कारण कम उम्र में ही मौत का निवाला बन गए। इसके अलावा उन सभी को भ्रष्ट और बेईमान मानना ही भी सही नहीं होगा। उनमें से बहुत सारे अफसर साधारण परिवार से आए थे। उनकी सबसे बड़ी इच्छा बस यही थी कि वे भारत में ठीक ठाक पैसा कमाए और ब्रिटेन लौटकर आराम की जिंदगी बसर करे। तो जीते जी धन दौलत लेकर वापस लौट गए। उन्होंने वहाँ आलीशान जीवन जिया। उन्हें वहाँ के लोग नवाब कहते थे। यह भारतीय शब्द नवाब का ही अंग्रेजी संस्करण बन गया था। उन्हें लोगों अक्सर नए अमीरों और सामाजिक हैसियत में रातों रात ऊपर आने वाले लोगों के रूप में देखते थे। नाटकों और कार्टूनों में अचानक मजाक उड़ाया जाता था। आगे है कंपनी का फैसला शासन। यदि हम 1757 से 1857 के बीच ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा भारतीय राज्यों पर कब्जे की प्रक्रिया को देखते हैं तो कुछ महत्वपूर्ण बातें सामने आती है। किसी अनजान इलाके में कंपनी ने सीधे सैनिक हमला प्रारंभ नहीं किया। उसने किसी भी भारतीय रियासत का अधिग्रहण करने से पहले विभिन्न राजनीतिक, आर्थिक और कूटनीतिक साधनों का इस्तेमाल किया। बक्सर की लड़ाई 1764 के बाद कंपनी ने भारतीय रियासतों में रेजिडेंट तैनात कर दिए। ये कंपनी के राजनीतिक या व्यावसायिक प्रतिनिधि होते थे। उनका काम कंपनी के हितों की रक्षा करना और उन्हें आगे बढ़ाना था। रेजिडेंट के माध्यम से कंपनी के अधिकारी भारतीय राज्यों के भीतरी मामलों में भी दखल देने लगे थे। अगला राजा कौन होगा, किस पद पर किसको बिठाया जाएगा, इस तरह की चीज़ें भी कंपनी के अफसर ही तय करना चाहते थे। कई बार कंपनी ने रियासतों पर सहायक संधि भी थोप दी। जो रियासत इस बंदोबस्त को मान लेती थी उसे अपनी स्वतंत्र सेनाएं रखने का अधिकार नहीं था। उसे कंपनी की तरफ से सुरक्षा मिलती थी और सहायक सेना के रखरखाव के लिए वह कंपनी को पैसा देती थी। अगर भारतीय शासक रकम अदा करने में चूक जाते थे तो जुर्माने के तौर पर उनका इलाका कंपनी अपने कब्जे में ले लेती थी। उदाहरण के लिए जब रिचर्ड वेलेस्ली गवर्नर जनरल 1798 से 1805 था, उस समय अवध के नवाब को 1801 में अपना आधा इलाका कंपनी को सौंपने के लिए मजबूर किया गया, क्योंकि नवाब सहायक सेना के लिए पैसा अदा करने में चूक गए थे। इसी आधार पर हैदराबाद के भी कई इलाके छीन लिए गए। अगला शासक है टीपू सुल्तान। इसको शेर ए मैसूर के नाम से जाना जाता है। जब कंपनी को अपनी राजनीतिक और आर्थिक हितों पर खतरा दिखाई दिया तो कंपनी ने प्रत्यक्ष सैनिक टकराव का रास्ता भी अपनाया। दक्षिण भारतीय राज्य मैसूर के उदाहरण से यह बात समझ जा सकती है। हैदर अली, जिसका शासनकाल 1761 से 1782 और उनके विख्यात पुत्र टीपू सुल्तान शासनकाल 1782 से 1799 जैसे शक्तिशाली शासकों के नेतृत्व में मैसूर काफ़ी ताकतवर हो चुका था। मलाबार तट पर होने वाला व्यापार मैसूर रियासत के नियंत्रण में था, जहां से कंपनी काली मिर्च और इलायची खरीदती थी। 1785 में टीपू सुल्तान ने अपनी रियासत में पड़ने वाले बंदरगाहों से चंदन की लकड़ी, काली मिर्च और इलायची का निर्यात रोक दिया। सुल्तान ने स्थानीय सौदागरों को भी कंपनी के साथ कारोबार करने से रोक दिया तथा टीपू सुल्तान ने भारत में रहने वाले फ्रांसीसी व्यापारी से घनिष्ठ संबंध विकसित किए और उनकी मदद से अपनी सेना को आधुनिकीकरण किया। सुल्तान के इन कदमों से अंग्रेज आग बबूला हो गए। उन्हें हैदर अली और टीपू सुल्तान बहुत महत्वाकांक्षी, घमंडी और खतरनाक दिखाई देते थे और अंग्रेजों को लगता था कि ऐसे राजाओं को नियंत्रण करना और कुचलना जरूरी है। फलस्वरूप मैसूर के साथ अंग्रेजों की 4 बार जंग हुई। पहला हुआ 1767 से 1769, दूसरा 1780 से 84, तीसरा 1790 से 92 और 1799 में श्रीरंगपट्टनम की आखिरी जंग में कंपनी को सफलता मिली। अपनी राजधानी की रक्षा करते हुए टीपू सुल्तान मारे गए और मैसूर राजकाज पुराने वडियार राजवंश के हाथों में सौंप दिया गया। इसके साथ ही मैसूर पर भी सहायक संधि थोप दी गई। मराठों से लड़ाई। अब उसका अगला राज्य बना मराठों से लड़ाई। 18वीं सदी के आखिर से कंपनी मराठों की ताकत को भी काबू और ख़त्म करने के बारे में सोचने लगी थी। 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई में हार के बाद दिल्ली से देश का शासन चलाने का मराठों का सपना चूर-चूर हो गया।
उन्हें कई राज्यों में बांट दिया गया। इन राज्यों की बागडोर बागडोर सिंधिया, होलकर, गायकवाड़ और भोसले जैसे अलग अलग राजवंशों के हाथों में थी। ये सारे सरदार एक पेशवा सर्वोच्च मंत्री के अंतर्गत एक कन्फेडरेसी राजमंडल के सदस्य थे। पेशवा इस राजमंडल का सैनिक और प्रशासनिक प्रमुख होता था और पुणे में रहता था। महाजी सिंधिया और नीना फडणवीस 18वीं सदी के आखिर के तो प्रसिद्ध मराठा योद्धा और राजनीतिक था। एक के बाद एक कई युद्धों में कंपनी ने मराठों को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। पहला युद्ध 1782 में सलवाई की संधि के साथ खत्म हुई, जिसमें कोई पक्ष नहीं जीत पाया। दूसरा अंग्रेज मराठा युद्ध 1803 से 5 कई मोर्चे पर लड़ा गया। इसका नतीजा यह हुआ कि उड़ीसा और यमुना के उत्तर में स्थित आगरा व दिल्ली सहित कई भूभाग अंग्रेजों के कब्जे में आ गए। अंततः 1817 से 1819 के तीसरे अंग्रेज मराठा युद्ध में मराठों की ताकत को पूरी तरह कुचल दिया गया। पेशवा को पुणे से हटाकर कानपुर के पास पिठूर के रूप में भेज दिया गया। अब विंध्य के दक्षिण में स्थित पूरे भूभाग पर कंपनी का नियंत्रण हो चुका था। सर्वोच्चता का दावा है कि मेरा शक्तिशाली है, भारत से हम शक्तिशाली ज़्यादा हैं, तो सर्वोच्चता का दावा करते थे ब्रिटिश कंपनी। उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि 19वीं सदी के शुरुआत में कंपनी क्षेत्रीय विस्तार की आक्रामक नीति पर चल रही थी। लॉर्ड हेस्टिंग्स 1823 तक गवर्नर जनरल के नेतृत्व में सर्वोच्चता की एक नई नीति शुरुआत की गई। कंपनी का दावा था कि उनकी सत्ता सर्वोच्च है, इसलिए वह भारतीय राज्यों से ऊपर है। अपने हितों की रक्षा के लिए वह भारतीय रियासतों का अधिग्रहण करने और या उनको अधिग्रहण की धमकी देने का अधिकार अपने पास मानती थी। यह सोच बाद में भी अंग्रेजों की नीतियों में दिखाई देती रही, लेकिन यह प्रक्रिया बेरोकटोक नहीं चली। उदाहरण के लिए जब अंग्रेजों ने कित्तूर, फिलहाल कर्नाटक में छोटे से राज्य को कब्जे में लेने का प्रयास किया, तो रानी चेन्नम्मा ने हथियार उठा लिया और अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन छेड़ दिया। 1824 में उन्हें गिरफ्तार किया गया और 1829 में जेल में ही उनकी मृत्यु हो गई। चेन्नम्मा के बाद कित्तूर स्थित संगोली के एक गरीब चौकीदार रायन्ना ने यह प्रतिरोध जारी रखा। चौतरफा समर्थन और सहायता से उन्होंने बहुत सारे ब्रिटिश शिविरों और दस्तावेजों को नष्ट कर दिया। आखिरकार उन्हें भी अंग्रेजों ने पकड़कर 1830 में फांसी पर लटका दिया। प्रतिरोधी के ऐसे कई दूसरे उदाहरण आप इस किताब में आगे पढ़ेंगे। आगे है 1830 के दशक के अंत में ईस्ट इंडिया कंपनी की रूस के प्रभाव से बहुत डरी हुई थी। कंपनी को भय था कि कहीं रूस का प्रभाव पूरी एशिया में फैलकर उत्तर पश्चिम से भारत को भी अपनी चपेट में ना ले लें। इसी डर के चलते अंग्रेज जब उत्तर पश्चिम भारत भी अपना नियंत्रण स्थापित करना चाहते थे, उन्होंने 1838 से 1842 के बीच अफगानिस्तान के साथ एक लंबी लड़ाई लड़ी और वहां अप्रत्यक्ष कंपनी शासन स्थापित कर लिया। 1843 में सिंध भी कब्जे में आ गया। इसके बाद पंजाब की बारी थी। यहाँ महाराजा रणजीत सिंह ने कंपनी की दाल नहीं गलने दी। 1839 में उनकी मृत्यु के बाद इस रियासतों के साथ 2 लंबी लड़ाइयाँ हुई और आखिरकार 1849 में अंग्रेजों ने पंजाब का भी अधिग्रहण कर लिया। अब आया विलय का नीति। अगला है विलय का नीति। अधिग्रहण की आखिरी लहर 1848 से 1856 के बीच गवर्नर जनरल बने लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में चली। लॉर्ड डलहौजी ने एक नई नीति अपनाई जिसे विलय नीति का नाम दिया गया। यह सिद्धांत इस तर्क पर आधारित था कि अगर किसी शासक की मृत्यु हो जाती है और उसका कोई पुरुष वरिष्ठ नहीं है तो उसकी रियासतें हड़प ली जाएगी, यानी कंपनी के भूभाग का हिस्सा बन जाएगा।
इस सिद्धांत के आधार पर एक के बाद एक कई रियासतों सतारा, संबलपुर, उदयपुर, नागपुर और झांसी अंग्रेजों के हाथ से चली गई। आखिरकार 1856 में कंपनी ने अवध को भी अपने नियंत्रण में ले लिया। इस बार अंग्रेजों ने एक नया तर्क दिया। उन्होंने कहा कि वे अवध की जनता को नवाब के कुशासन से आज़ाद कराने के लिए कर्तव्य से बंधे हुए हैं, इसलिए वे अवध पर कब्जा करने को मजबूर है। अपने प्रिय नवाब को जिस तरह से गद्दी से हटाया गया, उसे देखकर लोगों में गुस्सा भड़क उठा और अवध के लोगों भी 1857 के महान विद्रोह में शामिल हो गए। आगे देखो इंडिया का मैप है, जैसे कि 1757 का दिखाया गया है, इधर आपको 1840 का दिखाया गया है, फिर आपको 1857 का दिखाया गया है। जैसे जैसे ब्रिटिश फैलता गया उस अनुसार आपको भारत का ये मैप दिखाया गया है। 1790 में इतना ही में था, 1840 में इतना पा गया, और देखो 1857 में जो है पूरे भारत पे कब्जा हो गया उसका। आगे है नए शासन की स्थापना। गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग 1773 से 1785 उन बहुत सारे महत्वपूर्ण व्यक्तियों में से थे जिन्होंने कंपनी की ताकत फैलाने में अहम भूमिका अदा की थी। वारेन हेस्टिंग के समय तक आते आते कंपनी न केवल बंगाल बल्कि बम्बई और मद्रास में भी सत्ता हासिल कर चुकी थी। ब्रिटिश इलाके मोटे तौर पर प्रशासनीय इकाइयों में बटे हुए थे, जिन्हें प्रेसिडेंसी कहा था। उस समय 3 प्रेसिडेंसी थी, बंगाल, मद्रास और बम्बई। हर एक का शासन गवर्नर के पास होता था। सबसे ऊपर गवर्नर जनरल होता था। वारेन हेस्टिंग ने कई प्रशासनिक सुधार किए। न्याय के क्षेत्र में उसके सुधार खासतौर से उल्लेखनीय था। 1772 से एक नई न्याय व्यवस्था स्थापित की गई। इस व्यवस्था में प्रावधान किया गया कि हर जिले में 2 अदालतें होगी, फौजदारी अदालतें और दीवानी अदालतें। दीवानी अदालतों के मुखिया यूरोपीय जिला कलेक्टर होते थे। मौलवी और हिंदू पंडित उनके लिए भारतीय कानून की व्याख्या करते थे। फौजदारी अदालतें अभी भी काजी और मुफ्ती के ही अंतर्गत थी, लेकिन वे भी कलेक्टर की निगरानी में काम करते थे। आपको इस साइड में जो है काजी मुफ्ती जितने भी हैं, जो काजी मुफ्ती महाभियोग क्या होता है इस यहाँ पे दिया गया है, आप एनसीईआरटी में इसे पढ़ लेंगे। आगे है एक बड़ी समस्या यह थी कि ब्राह्मण पंडित धर्मशास्त्र की अलग अलग शाखाओं के हिसाब से स्थानीय कानूनों की अलग अलग व्याख्या कर देते थे। इस भिन्नता को खत्म करके समरूपता लाने के लिए 1775 में 11 पंडितों को भारतीय कानून का एक संकलन तैयार करने का काम सौंपा गया। NB हलहेड ने इस संकलन का अंग्रेजी में अनुवाद किया। 1778 तक यूरोपीय न्यायाधीशों के लिए मुस्लिम कानूनों की भी एक संहिता तैयार कर ली गई थी। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत एक नए सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। इसके अलावा कलकत्ता में अपीलीय अदालत, सदर निजाम अदालत भी स्थापना की गई। भारतीय जिले में कलेक्टर सबसे बड़ा ओहदा होता था। जैसा कि नाम से ही पता चलता है, उसका मुख्य काम लगान और कर इकट्ठा करना तथा न्यायाधीशों, पुलिस अधिकारियों और दरोगा की सहायता से जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखना होता था। उसका कार्यालय कलेक्टर सत्ता और संरक्षण का नया केंद्र बन गया था, जिसने पुराने सत्ता केंद्रों को हाशिए पर ढकेल दिया। हाशिए क्या होता है? मुहाने। हाशिए एकदम अंतिम छोर पे। हाशिए का मतलब होता है कि किसी का पतन होते होते बच रहा है, पतन के काल पे पतन के अब यहाँ से आगे बढ़ेगा तो इसका पतन हो जाएगा, उसे हाशिया कहते हैं। आगे है कंपनी का फौज। स्टूडेंट, कंपनी के साथ भारत में शासन और सुधार के नए विचार तो आए, लेकिन उसकी असली सत्ता सैनिक ताकत में थी। मुगल फौज मुख्य रूप से घुड़सवार, घोड़े पर चलने वाले प्रशिक्षित को कहा जाता है, और पैदल सेना थी। उन्हें तीरंदाजी और तलवारबाजी का प्रशिक्षण दिया जाता था। सेना में सवारों का बदलाव
रहता था और मुगल साम्राज्य को एक विशाल पेशेवर प्रशिक्षण वाली पैदल सेना की जरूरत महसूस नहीं होती थी। ग्रामीण इलाकों में सशस्त्र किसानों की बड़ी संख्या थी। स्थानीय जमींदार मुगलों को जरूरत पड़ने पर पैदल सिपाही मुहैया कराते थे। 18वीं सदी में जब अवध, बनारस जैसी 18वीं सदी में अवध और बनारस 18वीं सदी में जब अवध और बनारस जैसी रियासतों में किसानों को भर्ती करके उन्हें पेशेवर सैनिक प्रशिक्षण दिए जाने लगा तो यह सूरत बदलने लगी। ईस्ट इंडिया कंपनी ने जब अपनी सेना के लिए भर्ती शुरू की तो उसने भी यही तरीका अपनाया। अंग्रेज अपनी सेना को सिपाही, जो भारतीय शब्द सिपाही से ही बना है, आर्मी कहते थे। 1820 के दशक में जब 1820 के दशक से जैसे जैसे युद्ध तकनीक बदलने लगी, कंपनी की सेना में घुड़सवार टुकड़ियों की ज़रूरत कम होती गई। इसकी वजह यह था कि ब्रिटिश साम्राज्य बर्मा, अफ़गानिस्तान और मिस्र में भी लड़ रहा था, जहां सिपाही मास्केट का होता है तोरेदार बंदूक और मैचलॉक जैसे लैस होते थे। कंपनी की सेना के सिपाहियों को बदलती सैनिक अवस्थाओं का ध्यान रखना पड़ता था और अब उसकी पैदल टुकड़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होती जा रही थी। 19वीं सदी की शुरुआत में अंग्रेज एक समरूप सैनिक संस्कृति विकसित करने लगे थे। सिपाहियों को यूरोपीय ढंग का प्रशिक्षण, अभ्यास और अनुशासन सिखाया जाने लगा था। अब उनका जीवन पहले से भी ज़्यादा नियंत्रित था। इस कोशिश में भी कभी कभी समस्याएं भी आ जाती थी, क्योंकि पेशेवर सिपाहियों की सेना खड़ा करने के चक्कर में अंग्रेज कई बार जाति और समुदाय की भावनाओं को नज़रअंदाज कर देते थे। भला लोग अपनी जाति और धार्मिक भावनाओं को इतनी आसानी से कैसे छोड़ सकते थे? क्या वे खुद को अपनी समुदाय का सदस्य मानने की बजाय सिर्फ सिपाही मान सकते थे? कभी नहीं। सिपाही क्या महसूस करते थे? अपने जीवन और अपनी पहचान, यानी वे कौन है, इस बात के एहसास में जो बदलाव आ रहे थे, उनको सिपाहियों ने किस तरह देखा। 1857 का विद्रोह हमें सिपाहियों की इस दुनिया की झलक दिखाता है। इस विद्रोह के बारे में आप अध्याय 5 में पढ़ोगे। निष्कर्ष है, ईस्ट इंडिया कंपनी एक व्यापारिक कंपनी से बढ़ते बढ़ते एक भौगोलिक औपनिवेशिक शक्ति बन गई। 19वीं सदी की शुरुआत में नई भाप तकनीक के आने से यह प्रक्रिया और तेज हुई। जब तक समुद्र मार्ग से भारत पहुंचने में 6 से 8 माह का समय लगता था, भाप से चलने वाले जहाज़ों ने यह यात्रा 3 हफ्तों में समेट दी। इसके बाद तो ज़्यादा से ज़्यादा अंग्रेज और उनके परिवार भारत जैसे दूर देशों में आने लगे। 1857 का भारतीय उपमहाद्वीप के 63% भूभाग और 78% आबादी पर कंपनी का सीधा शासन स्थापित हो चुका था। देश के शेष भूभाग और आबादी पर कंपनी का अप्रत्यक्ष प्रभाव था। इस प्रकार व्यावहारिक स्तर पर ईस्ट इंडिया कंपनी पूरे भारत को अपने नियंत्रण में ले चुकी थी। तो स्टूडेंट, ये क्लास 8 की एनसीईआरटी थी, सेकेंड चैप्टर। इस चैप्टर का नाम आप लोग को पता ही हो गया होगा, व्यापार से साम्राज्य तक कंपनी की सत्ता स्थापित होती थी। अब आगे की क्लास में आपको इसी का तीसरा अध्याय आपको पढ़ाया जाएगा और हम एक ऐसा वीडियो बनाने वाले हैं जिसमें हम बताएंगे एनसीईआरटी का महत्व, एनसीईआरटी कितना महत्वपूर्ण है हमारी यूपीएससी की तैयारी में या पीसीएस की तैयारी में। तो उस पर एक वीडियो बनाएंगे, तो उस वीडियो को आप लोग ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और कैसा लगा कमेंट में करके आप बताएं। थैंक यू।